हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना इस टॉपिक को कवर करेंगे कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर हम ऑटोमेशन जब हम करते हैं तो हम फ्रेमवर्क क्यों डिजाइन करते हैं। बेसिकली उसके बारे में हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर उनसे पहले मैं ना कुछ कुछ एक पॉइंट दूंगा, सीधा डायरेक्ट उससे पूछने की बजाय मैं सीधा पहले कि फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, कि फ्रेमवर्क के क्या क्या फीचर्स रहते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे वो सब जानने के बाद हम क्यों इसलिए फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क कौन से होते हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी तो वीडियो में डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डल रही है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा कि कौन से तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्या फ्रेमवर्क क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। देखो, जो टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क होता है ना, वो बेसिकली आपको कोई भी फ्रेमवर्क, चाहे वो डेवलपमेंट का हो चाहे वो टेस्टिंग का हो, वो आपको है ना गाइडलाइंस बताता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, कौन से टूल्स वगैरह आप यूज करने वाले हो उसके बारे में हेल्प करता है। कुछ भी रन टाइमली चीजें करने चाह रहे हो आप उसके बारे में करता है, अगर स्टैंडर्डाइज सेट करने के लिए करते हैं। तो मेन रीजन तो ये होता है। ये फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस या बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर टूल्स that helps to streamline the standardize the process of automating the test। जो भी आपने टेस्ट आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो मैनुअली, उसको दोबारा से सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चरल ट्राई करता है। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टेस्ट स्क्रिप्ट। जो भी आपकी टेस्ट स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो यूआई हो, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की हो, तो वो सब मैनेजिंग टेस्ट डाटा, जो भी आपने टेस्ट डाटा वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में, टेस्ट के बारे में एग्जीक्यूट करना, रिपोर्टिंग करना, वो सब फ्रेमवर्क के बारे में आता है कि फ्रेमवर्क होता क्या है। अब फ्रेमवर्क के क्या होता है वो हमने जान लिया कि फ्रेमवर्क एक बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्म है आपकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन की, जो भी आप टेस्ट स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करने वाले हो उसको स्ट्रीमलाइन वगैरह करता है फ्रेमवर्क आपका। तो अब उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे कि फीचर्स में हम उसके क्या करते हैं। देखो, ये बेसिकली ना एक्सप्लेनेशन है पूरे फीचर्स की, जो जनरली आपको फ्रेमवर्क के अंदर देखने को मिलती है। चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क हो, चाहे वो सेलेनियम का हो, चाहे वो रेस्ट एश्योर्ड का हो, चाहे उन दोनों का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड हो, चाहे क्यूकम्बर हो, चाहे कुछ भी हो। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक जो यूज होता है फ्रेमवर्क का, एक्सप्लेनेशन उसके बारे में मैंने बताया है इसके अंदर। जैसे देखो, कोई भी जब आप फ्रेमवर्क करते हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो सकता है, तो उसके अंदर आप टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखते हो। टेस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है कि बेसिकली कि आपने जो भी आप इसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर क्या करते हो कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है ना जो आपका, वो बताता है कि कैसे राइट करना है, हाउ टू राइट योर टेस्ट स्क्रिप्ट, और उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है फोल्डर के अंदर। कि आपको क्रिएट करना है किसी चीज को, उसके लिए अलग से फोल्डर बनेगा, अपडेट के लिए अलग, गेट के लिए अलग, रीड के लिए अलग, ऐसे सेलेनियम में तो पेज के लिए अलग, हर पेज से एसोसिएटेड एक स्क्रिप्ट होती है। तो उससे एसोसिएटेड हर एक स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर। They provide guidelines on coding best practices and making script more readable and maintainable। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि किसी अगर क्रिएट कोई भी एक है, मान लो आपको पेट का डाटा नया क्रिएट करना है। अब वो आपको पता है कि आपके पास ये स्क्रिप्ट आपने बनाई है, क्रिएट पेट नाम की क्लास बनाई, तो आप उसी के अंदर जाके चेंजेस करोगे तो रीडेबल है, मेंटेनेबल है, तो टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर बड़ा इजी है। दूसरा है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी क्या करता है कि आपके ना अलग अलग जितना बड़ा बड़ी चीजें थी उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। अब देखो, कोई चीज कंपोनेंट्स में एक बड़ी बल्क में चीजें पड़ा है डाटा, एक उसको इंडिविजुअल लेवल पे रहेगा। मान लो जैसे कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, जैसे कैलकुलेटर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करे जा सकते हैं। अब हर एक एक्शन का एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, जैसे मान लो एडिशन के लिए एक मॉड्यूल कर दिया, तो अब जब आप किसी चीज को वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो एडिशन के, तो आप प्लस बटन का दबाओगे। तो इस तरीके से मॉड्युलैरिटी है। आप हर एक कंपोनेंट जो भी आप टेस्ट करना चाह रहे हो उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर डाल देते हो, ताकि रीडेबल हो सके, मेंटेन करना आसान हो सके। बाहर चेंज हो जाता है अचानक से, तो आप उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे उस मॉड्यूल के ऊपर जाओ और उसके अंदर चेंजेस करो। तो ये है मॉड्युलैरिटी के बारे में। अगला है टेस्ट डाटा मैनेजमेंट। अब सीधी सी बात है, जब आप ऑटोमेट करोगे किसी चीज को इफेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप टेस्ट डाटा बनाते जाओगे। तो उस टेस्ट डाटा को अच्छी तरह चेंजेस करना, जो भी अगर टाइम लेकर आता है, तो वो भी आप कर सकते हो। अलाउ करना, इनपुट देना, तो अलग अलग तरीके से टेस्ट डाटा प्रोवाइड करना, तो ये सब भी मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके अंदर फ्रेमवर्क की हेल्प से आप ये भी कर सकते हो। टेस्ट स्क्रिप्ट्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हो, मॉड्युलैरिटी बना रहे हो, टेस्ट डाटा मैनेजमेंट कर रहे हो,
रिपोर्टिंग, सीधी सी बात है, किसी हायर मैनेजमेंट को आप सीधे की पूरे स्क्रिप्ट नहीं देते, आप उनको रिपोर्ट्स देते हो। एचटीएमएल की रिपोर्ट्स आप गिटहब एक्शन या फिर सीआई/सीडी कुछ भी जो आप आपकी कंपनी के अंदर यूज़ होता है, आप उसका यूज़ करते हो और उसको रिपोर्ट को आप लिंक करते हो और वो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो भी आपकी कंपनी के अंदर आपका कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन जो चलता है, उसको आप प्रोवाइड करते हो रिजल्ट्स के बारे में। फ्रेमवर्क आपको क्या करता है, वो रिजल्ट देता है। फ्रेमवर्क इंक्लूड्स, जनरली क्या होता है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को हम इंक्लूड करते हैं ताकि टेस्ट एग्जीक्यूशन की रिजल्ट हमारे पास पूरी डिटेल आ सके। मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई द इशू, जहाँ पे बग आया है उसके जाके स्पेसिफिक उस पॉइंट पे जाए, उसको चेक करे और रिप्लिकेट करके देखे, अगर वो है तो उसको ट्रिगर कर दे। तो रिपोर्टिंग के अंदर भी बड़ा यूज होता है। अगला है लॉगिंग, कि आप क्या करते हो, लॉगिन मैकेनिज्म का यूज करते हो, जिसे लॉगर क्लासेस बोलते हैं, जहाँ से आपको डीबग करना, ट्रेस करना किसी भी एग्जीक्यूशन पॉइंट पे कहाँ पे फटा, वो आपको पूरा डिटेल पता लग जाता है। फ्लो पता चलता है कहाँ से चल रहा है। तो आप लॉगिंग भी करते हो फ्रेमवर्क के अंदर। तो देखो, लॉगिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, टेस्ट स्क्रिप्टिंग में मॉड्यूलरिटी होगी, टेस्ट डाटा को मैनेज करना हो गया, ये सब हो गया। सिंक्रोनाइजेशन, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे मान लो कोई एलिमेंट को किसी चीज को लोड करने में टाइम लगता है, तो उसपे आप सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज को भी टैकल कर सकते हो। एपीआई के अंदर मान लो फर्स्ट टाइम पे अगर रिस्पॉन्स 400 देता है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड टाइम के अंदर आपको कुछ ना कुछ आउट रिस्पॉन्स आएगा करेक्ट वाला, तो उसको भी आप फ्रेमवर्क से हैंडल कर सकते हो। तो क्रूशियल एस्पेक्ट जो होते हैं मेन, वो भी आप सिंक्रोनाइजेशन से हेल्प अचीव कर सकते हो फ्रेमवर्क के थ्रू। फिर इसके अलावा आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर मान लो आपको सेम स्क्रिप्ट किसी और एनवायरनमेंट में चलानी है, मतलब टेस्ट में चलानी है, स्टेजिंग में चलानी है, प्री-प्रोड में चलानी है, प्रोड में चलानी है, डेव में चलानी है, तो बस आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाते हो, प्रॉपर्टी फ़ाइल, उससे आप जोन से एनवायरनमेंट में चलाना चाहते हो, उसकी वैल्यू डालते हो, टक देने से ही आपका सेम चीज़ वही उस एनवायरनमेंट में चलती है। तो बड़ा सिंपल हो जाता है रन करना, जो भी आप अलग-अलग सेटअप्स जो डेवलपर ने बना के दिए उनके अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ईज़ी हो जाता है इस फ्रेमवर्क से। कभी-कभार क्या होता है कि पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन भी हम कर लेते हैं। पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन में 2 अलग-अलग स्क्रिप्ट अगर दोनों इंडिपेंडेंट है एक-दूसरे से, तो दोनों पैरेलली चलते हैं। एक इधर चलता है, एक इधर चलता है। दोनों अलग-अलग रिमोट सर्वर के ऊपर आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। एफिशिएंसी बढ़ती है, रनिंग टाइम घटता है, तो वो सब आप फ्रेमवर्क से अचीव कर सकते हो। ठीक है? इंटीग्रेशन विद सीआई/सीडी, अब जो भी मैंने बताया जैसे गिटहब के साथ कर दिया या फिर टीमसिटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, जेnkins के साथ कर दिया, इन सब फ्रेमवर्क्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वहीं से आप उसको चला सकते हो। वीकली बेसिस पे रिपोर्ट वगैरह जन सेट कर सकते हो। टीम को जो भी अगर ऑलरेडी रिग्रेशन हो चुकी है, तो उसको आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटेड टेस्ट बार-बार चला सकते हो, आपका पाइपलाइन कर सकते हो। ये सब फ्रेमवर्क की हेल्प से आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन भी हो रहा है सीआई/सीडी का। इसके अलावा क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर आपको सेम चीज़ अब एक बार आपने क्रोम पे चलानी है, एक बार आपको वेब किसी फायरफॉक्स पे चलानी है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलानी है, उसका वेब ड्राइवर डालो, खत्म, 2 मिनट में आपका काम खत्म। तो इस तरीके से आप ये अभी आपको फीचर प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। तो इतने सारे यूज़ हैं फ्रेमवर्क के करने की, ठीक है? सीधी-सी बात है, इसलिए या क्या होता है फ्रेमवर्क? अब ये सब फीचर जब आपको फ्रेमवर्क दे रहा है, सीधी-सी बात है, यही आपका बेसिकली यूज़ होने वाला है आगे। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है कि फीचर क्या होता है गुड फ्रेमवर्क का, तो उसके बारे में बताया कि इस अब सीधी-सी बात है, आपको जब ये सब चीज़ें पता लग गई हैं, तो उसके बाद क्या करोगे, क्यों इसका ज़रूरत है? अब ये सब मैंने बताया, तो सीधी-सी बात है, आप क्यों का आंसर दे पाओगे, राइट? कि देखिए, जैसे फ्रेमवर्क जो टेस्ट ऑटोमेशन करते हो, ये सब रीज़न्स होते हैं बेसिकली। स्ट्रक्चरल आपको प्रोवाइड कर रहा है, रीयूजेबल हो रहा है कोड आपका, कंसिस्टेंटी मेंटेन कर पा रहे हो, मेंटेनेबल है इज़िली, पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन हो पा रहा है, अलग-अलग टूल के साथ इंटीग्रेशन कर पा रहे हो। जैसे रेस्ट एश्योर्ड के साथ कर रहे हो, सेलेनियम के साथ कर रहे हो, जावा, किसी और मल्टीपल लैंग्वेजेज़, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग हो पा रही है। तो ये सब फीचर्स है बेसिकली। और छोटे से बस इन द एंड में ये बताना चाहूँगा कि यही रीज़न है टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का यूज़ होना, कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ाता है, लोगों का कोलैबोरेशन बताता है बढ़ाता है, जिसकी वजह से एक साथ में मल्टीपल काम भी हो सकते हैं, ठीक है? रिलायबल होता है और आपको पता है कि अगर आपने स्क्रिप्ट में लिख दिया, अगर वो चीज़ वेरिफिकेशन में नहीं फेल हो रही है, तो वो चीज़ फेल हो रही है। कभी-कभार जब वेटिंग ऑफ एलिमेंट के अलावा छोड़ दो, तो लेकिन जनरली आपको देखने को मिलता है मोर रिलायबिलिटी है। मैनुअल टेस्टिंग में आप इग्नोर करने लग जाते हैं, इसमें कोई इग्नोरेंस का चक्कर ही नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो अच्छा है, स्केलेबल है। तो ये सब रीज़न है हम फ्रेमवर्क का आजकल यूज़ क्यों करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन के अंदर। अब लास्ट पॉइंट है कि अलग-अलग फ्रेमवर्क कौन से होते हैं देखो, अलग-अलग तरीके के फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेंगे। जैसे डाटा ड्रिवन होता है, डाटा ड्रिवन के अंदर क्या करते हैं, एक्सेल फाइल के अंदर आपको सारा डाटा देते हैं, उसको रीड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करते हैं डाटा को।
ऐसे कीवर्ड होता है, कीवर्ड ड्रिवन जैसे टैग्स वगैरह बना देते हो आप, टेस्ट एनजी के अंदर करते हो कि कीवर्ड सेट कर देते हो, उस कीवर्ड को ही एग्जीक्यूशन होएगा। बीडीडी का यूज करते हो, गोज हो गया, क्यूकम्बर हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप इंग्लिश में स्क्रिप्ट्स लिखते हो, उसको आप लिंक करते हो जावा के कोड के साथ स्टेप डेफिनेशन के थ्रू, फिर वो स्टेप डेफिनेशन आपके क्लासेस के साथ लिंक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी होता है, कोई बीए वगैरह कोई भी अननोन नॉन टेक्निकल बंदा इस गोज या क्यूकम्बर जो भी आपने फीचर फाइल या फिर स्पेक फाइल लिखी है उसको समझ सकता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है उनके लिए। तो ये भी एक अच्छा वो है अल्टरनेट। आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वैसे गोज और क्यूकम्बर फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है कोई भी एंड यूजर को समझाना। सिंपल एक इंग्लिश की लाइन लिखी होती है, उसको आप कोड में कन्वर्ट करते हो। तो वो तो हमारा काम है चलो ऑटोमेशन वाले का कि उसको कन्वर्ट करना है, लेकिन जो एंड यूजर है जिसको नहीं है टेक्निकल नॉलेज, उसके लिए कितनी बेनिफिशियल चीज है, आपको सिंपल इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है, राइट। तो ये सब रीजन है आपको फ्रेमवर्क को समझने के, क्यों यूज हो रहा है, क्या इसके फीचर्स थे, क्या होता है फ्रेमवर्क, कितने तरह के फ्रेमवर्क हो, ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। अगर ऐसे ही मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है टेस्टिंग से रिलेटेड, चाहे वो मैनुअल की हो चाहे वो ऑटोमेशन की हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस, जय हिंद दोस्तों।